हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। सो गाइस, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पर अभी तक का सबसे हटके वीडियो, क्योंकि ये दिल्ली मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ये मेरे रीसेंट कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड रहने वाला है। और एक्चुअली आज मैं जो मार्केट विज़िट करके आई हूँ उसका वीडियो एडिट करने में मुझे लगता है मुझे लगभग 2 दिन पूरे चाहिए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ में अपना रीसेंट कश्मीर ट्रिप शेयर करूँ एंड दिल्ली से कश्मीर जाने वाले लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस मैं दे सकती हूँ वो देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप में से कितने लोग हैं जो कश्मीर जा चुके हैं ऑलरेडी, और कितने लोग हैं जो कश्मीर जाने का ड्रीम रखते हैं, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो बस यूं ही हटकर है, अदरवाइज रेगुलरली आपको यहाँ पे दिल्ली मार्केट्स के वीडियोस ही देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। दिल्ली के बेस्ट बजट शॉप्स और मार्केट्स के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह लाती रहूँगी। तो आपको पता है श्रीनगर बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाय बस रूट भी जा सकते हैं, बाय कार भी जा सकते हैं। तो हम लोग गए थे बाय ट्रेन कश्मीर, और वो भी मई के मंथ में, एंड ऑफ द मई। तो हमने जो ट्रेन ली थी वो थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिल्ली उधमपुर एसी सुपर फास्ट। और ये दिल्ली सराय रोहिल्ला से रात की ट्रेन थी। ये आई भी काफ़ी ज़्यादा लेट थी। फ़िलहाल जो क्लिप चल रही है ये वो ट्रेन नहीं है, ये जस्ट एक रेलवे स्टेशन का क्लिप आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो ये ट्रेन सुपर फास्ट तो है, लेकिन इसने फिर भी हमको उधमपुर 3 घंटे लेट पहुंचाया था। उधमपुर बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, आप में से बहुत से लोग वैष्णो देवी भी गए होंगे, तो उधमपुर रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ना आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद वहाँ से आपको कैब या मिनी ट्रैवलर और बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी बनिहाल रेलवे स्टेशन तक के लिए। अब जो बनिहाल है वो मेजर सिटीज़ से कनेक्टेड नहीं है, ये एक वहाँ का लोकल स्टेशन है। ठीक है, कश्मीर में अंदर अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस हैं और वहाँ पर आपको लोकल ट्रेन्स चलती दिख जाएंगी। और कश्मीर में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो उन्हीं लोकल ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं में से एक है बनिहाल। ये बनिहाल जो स्टेशन है आपको आगे श्रीनगर पहुँचने में हेल्प करता है। तो आपको सिंपली उधमपुर उतरना है, वहाँ से आपको मिनी ट्रैवलर बसेस भी मिल जाएंगी, बड़ी बसेस भी मिल जाएंगी और टैक्सीज भी मिल जाएंगी बनिहाल तक के लिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ से एक मिनी बस ली थी और उस मिनी बस ने हमें 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया था। और वो डायरेक्ट श्रीनगर भी जा रही थी, और आप चाहो तो उससे बनिहाल तक भी जा सकते हो, और उसके बाद बनिहाल से ट्रेन लेके श्रीनगर जा सकते हो। हमें ना वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी अच्छा गाइड किया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बस पे या टैक्सी पे डिपेंड रह के डायरेक्ट श्रीनगर मत जाओ, क्योंकि कई बार बीच में जो है सड़क में जाम लगा होता है या कुछ ऐसा आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जिसकी वजह से कई बार घंटों घंटों तक का जाम आपको मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि बेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बनिहाल तक इस कैब से या बस से जाओ, और उसके बाद बनिहाल से ट्रेन लेके आप श्रीनगर जाओ। तो उससे क्या होगा, आगे की जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और जल्दी हो जाएगी। क्योंकि जो ये हाईवे वाला रास्ता है सारा उधमपुर से लेके बनिहाल तक का, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, और यहाँ पे कभी भी जाम लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रूट है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे का रास्ता है तो आप 2 घंटे में ही पहुँचोगे, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो ऐसा टाइम जो है फ्लैक्चुएट होता रहता है। फ़िलहाल हम यहाँ पर 11:30 बजे बस में बैठे थे, और बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड्स अटेंड करने के बाद में पूरे रास्ते हम लोग फाइनली 3:30 या 3:15 के लगभग बनिहाल के रेलवे स्टेशन पहुँचे थे, ताकि हम वहाँ से आगे श्रीनगर पहुँच सकें। और क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है वन वे होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते पहाड़ों में कि आप ओवरटेक करके आगे निकल जाओ। आपको अपनी लेन फॉलो करनी ही करनी होती है, और रास्ते में कई टनल्स वगैरह भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता कितना ज़्यादा स्केरी है। लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हो ना, एकदम मस्त वाले बिंदास वाले, तो आपको मैटर नहीं करता। लाइक मी, मुझे रास्ते वगैरह मैटर नहीं करते, बस व्यू अच्छा होना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको कहूँगी, अगर आप फैमिली के साथ या छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो इस रास्ते को अवॉइड करना, और
प्रेफ़र करना कि आप फ़्लाइट से जाओ, क्योंकि जब हम वापसी में इसी रास्ते से आ रहे थे टनल से और इन्हीं रास्तों से, तो हमें काफ़ी लंबे-लंबे जाम देखने को मिले थे और एक टनल में तो हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए फँस भी गए थे। मतलब टनल के अंदर जाम लगा हुआ था। आप सोच सकते हो, टनल के बीचों-बीच हमारी कार रुकी हुई थी और जाम लगा हुआ था। सो ख़ैर फाइनली हम शाम को साढ़े 3 सवा 3 के करीब पहुँच गए थे बनिहाल। साढ़े 11 बजे के चले हुए, बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी ड्राइवर ने लिया था। सो बनिहाल पहुँचते के साथ हमने थोड़ा लंच वगैरह किया और फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे। इतने में पता चला कि 4 बजे की ट्रेन है और बस मैं भागी हूँ प्लेटफ़ॉर्म पर टिकट लेने के लिए। पर जिस तरफ मैं भागी हूँ टिकट लेने के लिए, वो पता चला कि उनके वॉशरूम वाला एरिया है, बट दूर से ऐसे ही लग रहा था टिकट काउंटर है। फिर मैं अपोज़िट भागी, टिकट ली और जल्दी से फिर हम लोग विदिन अ सेकंड मतलब ट्रेन चल पड़ी, आप ये समझ लो। अगर हम उस टाइम ट्रेन में नहीं चढ़ पाते तो अगली ट्रेन अगले 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 1.5 घंटे बैठे रहो। तो ऐसा थोड़ा-सा टाइम गैप यहाँ पे रहता है। बट यहाँ के नज़ारे जो है ना, बनिहाल से ट्रेन पकड़ने के बाद श्रीनगर तक के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लगभग 1 डेढ़ घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे श्रीनगर के रेलवे स्टेशन। ठीक, तो उधमपुर से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक हम 500-500 में पहुँच गए थे पर पर्सन, और यहाँ पे बनिहाल से लेके श्रीनगर तक हम 40-50 रुपए पर पर्सन के टिकट पर पहुँच गए हैं। यानी श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, वहाँ से भी आप शेयरिंग कैब या टैक्सी लेके पहुँच जाओगे डल गेट। वहीं से मेजरली आपको सारे होटल्स और डल घाट देखने को मिलते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा होटल था वो डल लेक के बीचों बीच था, तो वहाँ से शिकारा आया, उसके बाद उसने सारे हमारे लगेज वगैरह कैरी किए और हमको होटल तक लेके गया। अब हमें इतना पता था कि हमें इस श्रीनगर में सिर्फ एक रात को ही रुकना है और अगले दिन सुबह थोड़ा घूम घाम के हमें आगे पहलगाम के लिए निकल जाना है। सो हमने बिल्कुल बेसिक होटल यहाँ पे बुक किया था रात को सोने के लिए, बट वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। मैं पहले भी यहाँ पर 2019 में आ चुकी हूँ बाय फ्लाइट अपनी फैमिली को लेके, तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था। यहाँ पे रात का व्यू वाक़ई देखने लायक होता है। पहुँचने के बाद में हम लोग थोड़ा नहा धो के फ्रेश हुए और रात का व्यू एन्जॉय करने के लिए बाहर निकल पड़े। बेसिकली तो हमारे पास कोई पोस्टपेड सिम नहीं था, तो हमने जाके फिर सबसे पहले एक पोस्टपेड सिम लिया। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पोस्टपेड ही चलता है, प्रीपेड नहीं चलता। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे पहुँच के भी ले सकते हो, विदिन अ सेकंड एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ का ना एक बहुत ही अच्छा फेमस रेस्टोरेंट है श्री कृष्णा नाम से। इन भैया ने मेरे लिए वाईफ़ाई शेयर किया था, ही वाज़ सो गुड। हमारे होटल में भी वाईफ़ाई था, बट उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि मैं अपना वीडियो अपलोड कर पाती। सो थैंक्स टू हिम। और इनका खाना भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करी क्योंकि उन्होंने वाईफ़ाई शेयर किया था, इनका खाना भी बहुत अच्छा है और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो सुबह हुई और सुबह हमें एक बहुत ही क्यूट प्यारे से बगुले ने जगाया था और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो। शाम का भी मैंने आपको दिखा दिया है, रात का भी दिखा दिया। और ये है सुबह का अर्ली मॉर्निंग का फ्रेश डल लेक व्यू। हमने यहाँ पर अलग से शिकारा राइड नहीं किया क्योंकि हमारा होटल ही बीचों बीच था, तो हम बार बार मार्केट आने जाने के लिए शिकारा यूज़ कर रहे थे, जिसके कोई अलग चार्जेस नहीं होते, वो होटल की तरफ से फ्री होता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम तैयार होके निकल गए थे निशात गार्डन घूमने के लिए। और डल लेक साथ साथ में चलती रहती है। यहाँ के लोग मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग बंदे देख रहे हैं कि अच्छा ये हमारे होटल के कस्टमर्स थोड़ी ना है, किसी और होटल के हैं तो हम क्यों बताएं, या हम अपने होटल में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, ग्रैब करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपस में भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग हैं। आप किसी भी अनजान बंदे से पूछ लो ये कहाँ मिलेगी, टैक्सी कहाँ मिलेगी, ये जगह कहाँ पर है, हर कोई यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और हर कोई बहुत ही कूल और काम नेचर का है। यहाँ पे झल्ला के कोई बात नहीं करता। लाइक दिल्ली में तो किसी से टाइम भी आप पूछ लो तो वो आंसर नहीं करते, बट यहाँ पे बिल्कुल तसल्ली के साथ खड़े होके वो आपको बताएंगे कि आप इस दिन यहाँ घूमो, ये जगह अच्छी है, वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ मत जाना, ऐसा करना, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सो फाइनली मैं निशात बाग पहुँच गई हूँ और यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने एक फ़ोटो भी आप लोगों के साथ में क्लिक किया था। सो येस, वो इसी एरिया का था। और यहाँ पे आप देख सकते हो रोज़ेज़ ही रोज़ेज़ हैं। ये प्लेस फेमस ही इसी के लिए है बेसिकली। और यहाँ पे चश्मे शाही भी है, बहुत सारे अलग अलग गार्डन्स हैं, बट पर्सनली मुझे यही पसंद है। बाकी सब गार्डन्स जब मैं फैमिली के साथ 2019 में यहाँ विज़िट किया था तो वो देख लिए थे, बट मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा लगा था गार्डन। मतलब इस पूरे कश्मीर में ना आपको श्रीनगर में विदाउट एनी रीज़न गुलाब ही गुलाब दिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ में जंगली झाड़ियाँ या सड़कों पे ऐसे जंगली पौधे देखने को मिलते हैं ना,
उस तरीके से यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुलाब दिखेंगे, घरों से लटकते हुए, दीवारों पे, होटल्स में, चारों तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इतना सुंदर नज़ारा देख के आपको वाक़ई ये फ़ील होगा कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। तो अगर आप अभी तक श्रीनगर कश्मीर नहीं आए हो, तो एक बार विज़िट ज़रूर ज़रूर करना। और यहाँ पे मुझे कश्मीर आने के बाद कश्मीरन बनने का भी चांस मिला था। तो ये भैया बहुत अच्छे से मतलब अपने तरीके से सारा ज्वेलरी वगैरह सेटअप कर रहे थे। जो कलर आप पहनना चाहो, जो ज्वेलरी पहनना चाहो पहन सकते हो। बट यहाँ पे लाइक फ़ोटोज़ वगैरह के साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। अगर बड़ा फ़ोटो होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो आप देख लेना, क्लिक तो वो आपकी 10-15 कर देंगे, बट हमेशा सेलेक्ट करके ही फ़ोटोज़ लेना, सारी इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर कोई यहाँ पे फ़ोन लेकर ही चलता है, आपको पता है। और यहाँ पे जो सीज़न था मई में, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, कभी बारिश, कभी धूप, कभी कुछ। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ना हमेशा 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा अपना मान के चलो, अगर आपका आइटिनरी 3 दिन का है या 4 दिन का है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आप यहाँ पे मान के चलो, आपको देना है। अनप्रेडिक्टेबल मौसम की वजह से यहाँ पे कभी सड़कों पर जाम लग जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना है। तो निशात बाग से ये प्यारे-प्यारे से गुलाब आप सभी के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो इसी सेम डे निशात बाग एंड डल लेक वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए थे सीधा पहलगाम के लिए, क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है। अभी तक मैंने सिर्फ यूट्यूब और फ़ोटोज़ में ही देखा है। श्रीनगर से पहलगाम लगभग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं एंड बिलीव मी, ये सबसे बेस्ट प्लेस लगा मुझे पूरे कश्मीर का। आप यहाँ के रोड्स देख सकते हो, बिल्कुल जैसे दिल्ली टू नोएडा या गुड़गांव आप जाते हो उसी तरीके के चौड़े चौड़े सड़क प्रॉपर अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड रास्ते में यस जगह आई थी पुलवामा, जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, अनंतनाग, ये सब जगहें हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में और टीवी चैनल्स पे। बट मैं आपको बता दूं कि कुछ इंसिडेंसेस की वजह से हमें अपना एक परमानेंट ओपिनियन नहीं बना लेना चाहिए। रोज़ ही सड़क पर हादसे होते हैं, कार एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट्स, लेकिन इसकी वजह से लोग कार और स्कूटर्स को चलाना बंद तो नहीं कर देते, वो फिर भी ड्राइव करते हैं, राइट। सो जो हमारे हाथ में है हम वही कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की जैसी मर्ज़ी। तो ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा और पहलगाम तो भाई मतलब स्वर्ग में भी स्वर्ग है लिटरली। मेरा बचपन से सपना था मैं पहलगाम जाऊं। और मैं सच बताऊं, यहाँ पर आने से पहले मैं बेताब मूवी भी देख कर आई थी। और लिटरली मतलब मूवी में तो जैसा था वो था, 30-40 साल पुरानी वो मूवी है, लेकिन वाकई आज भी उसी तरीके का है ये, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल क्लीन। मतलब यहाँ की अब देखो वीडियो में क्या है आप सिर्फ देख ही सकते हो, बट जब आप उस करंट सिचुएशन में हो ना, तो वहाँ की हवा, वहाँ की वाइब जब आप फील करते हो ना, तब जाके आपका मूड फ्रेश हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे साथ साथ आपको लिड्डर रिवर बहती हुई दिखेगी। और अगर मैं गलत ना हूँ तो ये लिड्डर रिवर ही है, क्योंकि चिनाब तो उस तरफ पड़ती है जब आप गुलमर्ग वगैरह जाते हो। तो यहाँ के नज़ारे गाइस बहुत ज़्यादा औसम है। आप जब यहाँ पहुँचोगे ना, तो वो जो फ़ील है वो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं। तो हम लोग बीच में ये एक जगह गलत रास्ते पे उतर गए थे, क्योंकि हमें लगा कि वो कार वहीं तक हमें उतार रही है और फिर वो रास्ता बदल लेगी, बट ऐसा नहीं था। ऐसे में दूसरे एक भैया वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हमें गाइड करते हुए हमारे लिए कैब रुकवाई और फिर हमको शेयरिंग वाली कैब में बैठाया और उनको भी अच्छे से समझाया कि हमारा होटल कहाँ पर है। और मानोगे नहीं, वो भैया जो शेयरिंग कैब चलाते हैं वो हमें बिल्कुल हमारे होटल के आगे तक ड्रॉप करके आए, गेट के आगे। तो मतलब इस तरीके का बिहेवियर देख के ना मन करता है कि ऐसी जगहों पर बार बार जाओ। इसीलिए मैंने सेकंड ट्रिप भी इसी जगह का रखा है। एक बार ऑलरेडी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कश्मीर को लेके कि मैं यहाँ पे अकेले भी ट्रैवल कर सकती हूँ। तो कश्मीर को लेके कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। इवन पहलगाम में आपको एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी सारे पार्क्स और क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे एंजॉय करने के। दिल्ली से निकलने के बाद हम जम्मू पहुँचे, उधमपुर, उधमपुर से हम 4 साढ़े 4 घंटे बाद बनिहाल पहुँचे। लेकिन उसके बाद से जब हमें रियल कश्मीर दिखना शुरू हुआ ना, तो पीछे की सारी जर्नी और सारी थकावट कहाँ छूमंतर हो चुकी थी हमें पता भी नहीं था लिटरली। तो ये देख सकते हो आप, ये जो नदी बह रही है ये जस्ट हमारे होटल के सामने थी। मतलब क्या बोलूँ मैं,
3 कदम के सामने थी। रूम के सामने नहीं कह रही हूँ मैं, होटल के सामने थी। और रात भर यहाँ बहती नदी का जो हमने साउंड सुना है, बहुत ज़्यादा रिलीविंग था। पहलगाम में हम एक्सप्लोर करते-करते किसी 7 स्टार या 5 स्टार वाली प्रॉपर्टी में एंटर कर गए थे, क्योंकि हम जस्ट बाहर से देख रहे थे और वहाँ पे एक अंकल थे। उन्होंने बोला, "अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत है।" एंड द टाइम वी एंटर्ड ना, नो डाउट बहुत सुंदर था, बट पूरा होटल घूमने के बाद भी ना मुझे इस होटल का नाम नहीं पता चल सका। बट एक चीज़ है कि हमारे होटल से जो नदी थी वो मतलब 2 कदम की दूरी पर भी नहीं थी। और ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है ऑल्दो, बट यहाँ पे आपको अगर नदी पे जाना है तो थोड़ा-सा वो दूर था, लाइक 100-200 मीटर दूर था। बट यहाँ का एम्बियंस और लाइक फ्रेशनेस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लेविश ग्रीन है। तो वो जा रही है वही नदी जो आगे हमारे होटल में भी दिख रही है डायरेक्टली। और यहाँ पर पिक्स तो मतलब बिना बात के इतनी जानदार आती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो दिल्ली में वापस आ चुकी हूँ, बट अभी भी वीडियो को दिखाते हुए आपके साथ एडिट करते हुए मैं वो फ़ील ले पा रही हूँ। और यहाँ का एक बहुत ही फ़ेमस और बेस्ट रेस्टोरेंट है दाना पानी, जो कि कंप्लीटली वेजिटेरियन और बेस्ट प्राइसेस हैं। यहाँ पे जाना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल घर में ही हो। सो इसी दाना पानी रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया और डिनर भी किया, और नेक्स्ट डे ही हम यहाँ पर निकल पड़े हैं आगे पहलगाम एक्सप्लोर करने के लिए। एक और बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहलगाम एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। कोई लूटबाजी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेगा। फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड जगह है। आप जो कार बुक करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है? उसमें सारी डेस्टिनेशंस लिखी होती हैं और वो सब गवर्नमेंट रेट हैं, कोई आपसे एक एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता। तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप पहले सब घूम लो और जब पूरा आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे दाना पानी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के बाद यहाँ सुबह-सुबह मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मैं फ्रेश फ़ील कर रही थी। तो बिल्कुल रेडी थे हम लोग लाइक घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो कार बुक की थी, उसमें हमने 3 जगह कवर करनी थी। आरू वैली, बेताब वैली और आपका द मोस्ट फेमस चंदनवाड़ी, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा के भी जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं। तो ये पूरा जो रास्ता है ये भी बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड वाला था, मतलब डरने वाला नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मतलब सीन्स ऐसे हैं कि आप दंग रह जाओगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी के बीचों बीच ये घर किसी ने बनाया, तो बनाया कैसे, यहाँ पे सीमेंट और ये सामान पहुँचा तो पहुँचा कैसे। पूरे रास्ते में आपको इतने नज़ारे मिलेंगे कि बस आप अपने कैमरे को छोड़ के ना उस सीन को ही एंजॉय करोगे। बट क्योंकि मुझे ये फ़ील और ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना था, तो मैंने कुछ बहुत ही अच्छी-अच्छी सीनिक इमेजेस आपके साथ में यहाँ पर शेयर की है। तो मई के मंथ में भी देख सकते हो, बिना बात के यहाँ पे वाटरफॉल्स आपको दिख जाएँगे। एंड हाँ, जो भी आप कैब वगैरह बुक कराते हो ना, उसमें आपको एक स्पेसिफ़िक ड्राइवर, एक स्पेसिफ़िक कार मिलती है। वो आपको उस डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं फॉर कंप्लीट 1 आवर। 1 घंटे के अंदर-अंदर आपको वो कंप्लीट घूमकर वापस आ जाना होता है। और अगर आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हो, 15-20 मिनट ऊपर हो जाते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसके देने होंगे, ठीक है? बट ये लोग इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं कि उन्होंने हमसे तो पर्सनली कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया था। मुझे सुनने में लग रहा था 1 घंटे तो बहुत हैं, बट यार वहाँ पे जाना और उस जगह को देखना और इतने में फ़ोटोग्राफ्स करना या कुछ खाने के लिए बैठना, करते-करते 1 घंटे कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो नज़ारे आप एन्जॉय कर रहे होंगे आई होप, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी घूम कर आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और मैं भगवान से पूरे दिल के साथ में प्रार्थना करूँगी कि जितने भी लोगों का सपना है कश्मीर में ट्रैवल करने का, उन सब का सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। मुझे ना जब बर्फ़ वाला सीज़न होता है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे ग्रीनरी और ये बहती नदियाँ पसंद है। तो इसीलिए मैंने मई का मंथ चूज़ किया था ट्रैवल करने के लिए। बट आप जब यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है दिसंबर, जनवरी इस टाइम में जाओगे, तो ये पूरा नज़ारा आपको बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा। इवन जो बनिहाल ट्रेन मैंने दिखाई, वो तो बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच से जा रही होती है, तो बहुत सीनिक है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हो, और जो भी आपका इंटरेस्ट हो मेक श्योर कि आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका भी सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके बच्चों ने अभी तक बर्फ़ नहीं देखी है तो उनको बर्फ़ दिखाने के लिए प्रेफ़र करो, फिर आप जनवरी और दिसंबर के ही सीज़न में जाना। तो ये नदी जो है ना, ये आपको मतलब छोड़ेगी नहीं कहीं पर भी, पूरे कश्मीर में आपको साथ-साथ ये नदी बहती हुई दिख जाने वाली है।
और जिस टाइम मैंने यहाँ विज़िट किया था ना, यहाँ पे G24 का समिट था कश्मीर श्रीनगर में, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। लाइक हम डल लेक के पास अगर फ़ोटोग्राफ कर रहे थे या ऐसे पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे थे, तो तभी वहाँ पे आर्मी का ट्रक आके रुकता था और वहाँ पे मेटल डिटेक्टर लेके वो चेकिंग कर रहे होते थे। तो थोड़ा-सा मतलब अनईज़ी लगता था, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ कॉमन नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। आप सोचो, आप किसी जगह फ़ोटो खिंचवा रहे हो, बड़े ही कॉमन वे में और कंफर्टेबल होके, और एकदम से वहाँ पे कोई मेटल डिटेक्टर लेके सर्च करने लगे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? आपको लगेगा ना बस कि अभी रॉकेट की स्पीड से यहाँ से मैं भाग जाऊँ। तो ऐसे ही हमें कभी-कभी लगता था, बट ओवरऑल इट वाज़ क्वाइट सेफ। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी 2019 में, तब भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत ही अच्छा रहा। आप मानोगे नहीं, जब हमने श्रीनगर में निशात गार्डन तक जाने के लिए शेयरिंग कैब ली, तो उस कैब में ऑलरेडी जो अंकल थे, उन्होंने हमें पैसे नहीं देने दिए। उन्होंने हमारी तरफ से पैसे पे किए। ही सेड कि यू आर लाइक माय लिटिल सिस्टर और आपका वेलकम है। इस तरीके से उन्होंने ग्रीट किया, और वो हमारे जो है मतलब चार्जेस जो भी थे वो दे के उतर गए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट जेस्चर्स। उन लोगों का टूरिस्ट के प्रति जो लगाव है, अफेक्शन है, रिस्पेक्ट है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो मैं ये जो ऐसे बांदरों की तरह घूमती फिर रही हूँ ना, ये है बेसिकली आरू वैली। और यार, ज़िंदगी में इतनी हरियाली मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब घोड़ों की भी मौज है, इतनी फ्रेश और ग्रीन घास खाने को उनको मिल रही है। मैंने इससे दोस्ती करने की कोशिश की, बट ये भाई साहब अभी अपना ब्रेकफास्ट करने में ज़्यादा बिजी हैं। वेल, नेवर माइंड, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है, और हॉर्स राइड वैसे मुझे आती नहीं है, बट आई विश टू। तो यहाँ पे इतना खुलापन है, और पीछे ना आपको बर्फ़ के पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। 1 घंटे का टाइम भैया ने दिया हुआ था, तो ऐसे में हर काम ना यहाँ पे भाग भाग के करने पड़ रहे थे, बिकॉज देयर इज़ लॉट मोर टू कवर। और यहाँ पे देखो मैंने क्या देखा। अब मैं इसे झरना कहूँ या नदी कहूँ मुझे नहीं पता, बट लिटरली ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र की जितने भी रोमांटिक गानों की शूटिंग हुई है ना, वो लिटरली इसी जगह पर हुई होगी। मतलब इतनी अच्छी जगह पे कोई ऐसे सैड सॉन्ग्स कैसे शूट कर सकता है यार। मुझे जितने भी, मतलब जितने भी गाने आज तक देखे होंगे ना मैंने, वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी जगह पर शूट हुए हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ पे बात बात पे फिसल रही थी। एक्चुअली ये थोड़ा स्लिपरी था, और मे बी मेरा बैलेंस ख़राब हो गया था। एक टिप मैं आपको और दूँगी कि पहले ना कोई भी जगह जाओ, कहीं पर भी, उस जगह को पहले खुद अपने आप अच्छे से घूम लो। लोग क्या करते हैं, उतरते के साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी शुरू, वहीं खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये नहीं कि तुम अंदर जाओ और साइट्स देखो, घूमो, वहीं सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कितनी प्यारी नदी बह रही है, और जितनी प्यारी ये फ़ोन में लग रही है, उससे 100,000 गुना प्यारी ये रियलिटी में है यार। क्योंकि ये जो हवा है और ये जो वाइब्स है ना, ये यहाँ पर पहुँचने के बाद ही आपको मिल सकती है। अगर आपका मन है घूमने का, तो इस चीज़ को, इस जगह को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर रखना। कब यहाँ पे 1 घंटे पूरे हो गए मुझे पता भी नहीं चला। बाय द वे, पीछे जो आप ये फेंस देख रहे हो, ये लोहे की है, लगभग 8 साढ़े 8 फुट की है, और ये मैं जंप करके पानी की तरफ गई थी देखने के लिए। अब इसका कोई वीडियो नहीं है और ना कोई सबूत है, बट मैंने ज़िंदगी में ये पहली बार किया है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही थी। और रास्ते भर में देखो आपको बहुत सारे नज़ारे मिलेंगे। तो पहले हम गए थे आरू वैली, और अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे थे चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी जब आप जाओगे, तो रास्ते में ही आपको मिल जाता है यहाँ पे नीचे जो आप ये पार्क सा देख रहे हो, यही है बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, पूरा सेटअप हुआ था। और वो मूवी मैं देख के गई थी ना, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही थी कि वहाँ से कार आ रही थी, वहाँ से सन्नी देओल की कार गिरी थी पानी में एंड ऑल। तो ये रास्ता अभी आगे आ गया है अपना चंदनवाड़ी की तरफ। और चंदनवाड़ी जब हम जाते हैं, तब रास्ते में एक और रास्ता आता है जो कि आगे अमरनाथ की यात्रा के लिए जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं की है, लेकिन आप लोग अगर अमरनाथ की यात्रा करके आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाबा की जय भी ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सामने इतने सुंदर नज़ारे, वाटरफॉल वहाँ पर बह रहा है, नीचे ऐसा सुंदर सा, पता नहीं ग्लेशियर बोलूँ क्या बोलूँ, बर्फ़ टूटी हुई है, वहाँ से भी पानी बह रहा है। यार, दिल्ली में ये नज़ारे देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए हम जैसे दिल्ली वाले लोग तो झांक झांक के सारे दोनों तरफ के जो नज़ारे हैं वो एंजॉय करते हैं। और आप मानोगे नहीं, जब हम लोग यहाँ से वापस आ गए, तो बस 2-3 दिन बाद ही हम वापस से इसी जगह का व्लॉग देख रहे थे, और पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा
पत्थर गिरा था सड़क पे ही। सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा था, जिसकी वजह से वो सड़क हो गई थी ब्लॉक, और आने वाले आ नहीं पा रहे थे, जाने वाले जा नहीं पा रहे थे। तो लगभग आप समझ लो उन लोगों ने पूरी रात उसी रास्ते में काटी है, आसपास के होटल्स में ठहर के। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह रही थी, अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो एक दिन एक्स्ट्रा अपनी आइटिनरी में ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कभी भी किसी भी चीज़ की हो जाती है। तो चंदनवाड़ी पहुँचने के बाद में ना सबसे पहले ही मुझे यहाँ पे मिला है बहुत ही क्यूट सा मिट्टू। इसका नाम मिट्टू था। और भाई ये यहाँ पे पहुँच के मैंने कितने काम पहली बार किया वो मैं बता भी नहीं सकती। इतना प्यारा सा बेबी है ये, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने हाथ में ना ऊन का ही स्वेटर पकड़ा हुआ है, और ये बहुत क्यूट था। पता नहीं इसको नींद आ रही थी या क्या, इसने ज़्यादा खाना खा लिया था गिरे ही जा रहा था ये मेरे ऊपर। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ और दिख भी नहीं रहा। ये इस तरीके से ये लोग यहाँ पे पेट्स रखते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो इसके भी चार्जेस होते हैं बाय द वे। लेकिन जो हमारा बच्चा था जिसके पास ये था, बहुत ही क्यूट था। उसने बोला आपको जो समझ आए उतना दे देना। तो हमने ख़ैर अपनी तरफ से 100 रुपीज़ उसको दे दिए थे, और मैंने पहली बार लाइफ़ में इस तरीके से किसी बेबी को उठाया है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था लिटरली। सो चंदनवाड़ी जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बर्फ़ थी, नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदी बर्फ़ थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ना नीचे ही यहाँ पे स्लेज वगैरह कर रहे थे, ऊपर वो नहीं थे। देख सकते हो मतलब क्या हाल है यहाँ पे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी है। ये फ्रेश स्नोफॉल नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फिसल भी रहा है और गंदा भी दिख रहा है। अगर ये फ्रेश स्नोफॉल होता तो आप आराम से, मुझे लगता है, पैर दबा दबा के या पैर गड़ा गड़ा के जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट ये चीज़ हद से ज़्यादा स्लिपरी थी। हम ये पूरा दुनियादारी को अवॉइड करने के लिए काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुके थे, देख सकते हो आप। और अभी और भी आगे जाना था, तो मैं जय माता की बोल रही हूँ। यहाँ पे नीचे ये सारी भीड़ आप देख सकते हो, और अब मैं कहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगी पॉइंट, वो आप देखना। क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइट बहुत अच्छी लग रही थी, वहाँ पे ना थोड़ी ज़्यादा साफ़ बर्फ़ भी थी, लेकिन पैर बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था। सो अब देखो मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ नज़ारा, और कितनी दूर है नीचे वाले लोग। मैंने ना सोचा था कि जब मैं पहली बार बर्फ़ देखूंगी तो मैं उसे डेफ़िनेटली खाऊंगी, बट ये बर्फ़ बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। सो अब देखते हैं कहाँ की बर्फ़ खाने को मिलेगी। अभी सामने आप देखो, वो नीचे जो गड्ढा दिख रहा है, अभी हम वहाँ पे थे। बाकी सारी दुनिया नीचे खेल रही है, फ़ोटो कर रही है, और नीचे ये नदी सी बह रही है, या शायद बर्फ़ का ही पानी है। और हम अभी फ़िलहाल इतनी ऊंचाई पर हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है, और ऊपर, और इससे भी ऊपर जाने का मूड था, लेकिन टाइम सिर्फ 1 घंटे का ही मिलता है, इसलिए हम लोग फिर नीचे ही चले गए। सामने मेरा मन कर रहा था उस वाले पहाड़ पे भी जाने का, बर्फ़ के गज़ब लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो नीचे आने का और कुछ रास्ता सूझा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पैर स्लिप कर रहा था। ये पत्थर तो मैं चल चल के उतर कर आ गई थी बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें ग्रीनरी और कोई फिसलन नहीं है। हवा की क्या स्पीड थी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वहाँ पे, बस बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी फेस पे ऑक्सी ब्लीच हो गई थी अच्छे से। तो मैंने यहाँ से ना बस बर्फ़ पे बैठ के ही फिसलना शुरू कर दिया, और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार था कि सिर्फ करने वाला ही जान सकता है यार। हमने ये चीज़ें आज तक सिर्फ मूवीज़ में एक्सपीरियंस की है, और जब आप इसे रियल लाइफ में करते हो, वो भी फर्स्ट टाइम, तो बस आप सारी दुनिया फिर भूल ही जाते हो, और आप एक बच्चा बन जाते हो सिर्फ। तो काफ़ी नीचे उतरने के बाद मैं खड़ी हुई, और फिर से मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट ये देख सकते हो आप, फिसल रही हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से, और कैमरा लेके फिर मैं अपना धड़ाम से गिर गई। ऊपर का आसमान है नीला नीला, बहुत ही प्यारा। अभी फाइनली गिरते पड़ते हम नीचे आ गए हैं, और पीछे अब मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे थी। ये देखो वो ऊपर पॉइंट दिख रहा है ना आपको, उस जगह पर हम पहुँच गए थे, और वहाँ पर थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा फिसल के, अब हम वापस से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको फिर से वही गंदी वाली बर्फ़ दिखेगी, बट अगर आप सीज़न में जाते हो लाइक जनवरी, फरवरी, दिसंबर में, तो आप मान के चलो यहाँ पे पूरा आपको स्नो ही स्नो दिखेगा। नेक्स्ट हम फाइनली अभी यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपको बेताब वैली, क्योंकि बीच का जो रास्ता था ना, उसमें मेरे कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे बर्फ़ पे फिसलने की वजह से। पहले तो पता नहीं चला, बट दे वर एक्चुअली वेट, शूज़ और सॉक्स वगैरह भी थोड़ा सा गीला हो गया था। तो बीच में मैंने कोई और व्लॉग वगैरह कवर नहीं किया, सीधा हम आ गए बेताब वैली में। यहाँ पर एंट्री टिकट लगती है 100 रुपीज़ समथिंग की, और बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड ऐसा वुडन बोर्ड लगा मिलेगा आपको, और यहाँ पे भी रश काफ़ी रहता है, और इसे कहते हैं क्यूटनेस ओवरलोडेड। हाय बेबी, हाय बेबी, कितना क्यूट है। हाय, हेलो स्वीटू,
कैचियो ओले ओले। तो ये सब भी यहाँ पर लाए गए थे ब्रेकफास्ट कराने के लिए और सफ़ेद कबूतर भी हैं यहाँ पे, बहुत कुछ था जिनके साथ आप फोटोग्राफी करवा सकते हो। तो इसमें चार्जेस रहते हैं अलग-अलग। तो बेताब वैली से आपको यहाँ पर टिकट लेनी होगी। ये आपका यहाँ पे फाइनल प्राइस होना चाहिए अगर आप बहुत देर तक बैठ के आराम फरमाना चाहते हो, क्योंकि ये जगह हद से ज़्यादा पीसफुल है और पूरा आपको चारों तरफ ग्रीनरी तो दिखेगी ही। मतलब बिल्कुल नदी के पास बैठ के आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ ना प्रॉपर बर्तन सिलेंडर लेकर बैठी हुई थी एंड दे वर कुकिंग लाइक एनीथिंग यार। मतलब नाना करते भी 20-25 लोगों की एक प्रॉपर फैमिली यहाँ पे बैठी हुई थी। इनके मैंने अभी आपको दिखा दिया सिलेंडर वगैरह भी। तो एक जगह शांत सी हमने भी ढूंढ ली और यहाँ का पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो अजान भी हो रही थी बैकग्राउंड में। तो फाइनली कोई जगह मिली जहाँ पर काफ़ी देर बाद मैं बैठी हूँ। टांगों में बहुत दर्द हो रहा था और कपड़े भी गीले थे, क्योंकि चंदनवाड़ी में जो हमने ये अपनी देसी स्लेज बनाई थी ना, उसकी वजह से कपड़े गीले हो गए थे। और पहलगाम में भी जिस वक्त हम घूम रहे थे काफ़ी मतलब रात को तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। तो एक तो पहाड़, ऊपर से सर्दी, ऊपर से बारिश, तीनों का कॉम्बिनेशन ना बड़ा ही धांसू होता है। और इस वाले फूल को या पौधे को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसे भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। जहाँ तक मुझे याद है सैमसंग के फ़ोन्स में स्टार्टिंग में दिखाया जाता था। तो चारों तरफ इतना ग्रीनरी आपको मिलेगा ना यार, ज़िंदगी में इतनी ग्रीनरी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और एटमॉस्फेयर और वाइब्स तो है ही पॉजिटिव। और ये वाले फ्लावर्स भी आपने बहुत जगह पहाड़ों में देखे होंगे। इवन आई लव देम। वो गाना याद है, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, उस वाले सॉन्ग में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाले फ्लावर्स देखे थे और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है लाइव देख रही हूँ। इसमें पर्पल शेड, पिंक शेड, वाइट शेड सारे मिक्स थे। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ना यार लाइफ को मतलब मीनिंगफुल बनाती हैं लिटरली। आप मशीन से हटके थोड़ा-सा अपनी रोबोटिक दुनिया से बाहर निकल के जब इस तरीके की जगहों पर एक्सप्लोर करते हो ना, तब आपको रियलिटी में लगता है कि आप एक ह्यूमन हो और नेचर के पास हो। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जैसे रूट से हम गए थे उसी रूट से हम वापस आए थे, सो वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एन्जॉयड इट। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।